बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ क्रचेस। तो इससे पहले अगर आपने ये दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ये दो वीडियोस भी देख लेना, क्योंकि ये इसी की कंटिन्यूएशन का वीडियो है। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज टाइप ऑफ क्रचेस। तो बिना किसी देर के अभी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रचेस होता क्या है। तो देखो, क्रचेस क्या होते हैं, ये मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि मेडिकली डिज़ाइंड होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये जो पेशेंट होता है उसको एम्बुलेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि क्रचेस जो हैं वो पेशेंट को चलने फिरने में हेल्प करते हैं। ये जो क्रचेस हैं, हमने अभी ये पढ़ा कि ये पेशेंट को चलने फिरने में या फिर एम्बुलेशन के लिए हेल्प करते हैं। अब ये जो क्रचेस हैं ये हमें एम्बुलेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो जो क्रचेस होते हैं ना, वो हमारी वेट बेयरिंग को डिवाइड कर देते हैं। अब देखो, आपकी जो अपर बॉडी का वेट है वो आपके लेग्स पे जाता है, तभी आप एम्बुलेट कर पाते हो, राइट। बट क्रचेस के हेल्प की वजह से क्या हो जाता है कि जो आपका वेट है वो लेग के साथ साथ आपके जो क्रचेस है ना वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है आपका वेट। इससे क्या होगा कि जहाँ पे आपका लेग होगा ना वहाँ पे आपको वेट बेयरिंग में रिलीफ मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट है वो इजीली एम्बुलेट कर लेता है। क्रचेस की बात करूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे जो आपकी अपर एक्सट्रीमिटी होती है वहीं से आपका जो बॉडी वेट है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द क्रचेस। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी लेग्स पे वेट बेयरिंग है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और जो पेशेंट है वो इजीली अपनी वॉक कर सकता है। अब क्योंकि क्रचेस भी आ गए हैं तो जो आपका बेस ऑफ सपोर्ट होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि पहले तो आपके लेग्स ही थे बेस ऑफ सपोर्ट के लिए, बट अब क्रचेस का भी एरिया इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर। तो जो आपका बेस ऑफ सपोर्ट है वो ज़्यादा हो गया, और हमें पता है कि जितना ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट होता है उतनी ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलती है। टाइप्स ऑफ क्रचेस, so there are total 3 type of crutches. First is the axillary, then is the elbow crutch and the last is the forearm crutch. अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि ये तीनों क्रचेस होते क्या हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सिलरी क्रच, और ये कॉमनली आपने बहुत जगह देखा होगा, तो इनको हम स्टैंडर्ड क्रच भी कहते हैं। अब बाकी दो क्रचेस के मुकाबले जो एक्सिलरी क्रच होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी और बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। इतने एल्बो क्रचेस भी नहीं करते और फोर आर्म क्रचेस भी नहीं करते। इसी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, जिनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, उनको हम एक्सिलरी क्रचेस ही रेकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 80% ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं हमें। क्यों? क्योंकि ये 80% ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये जो एक्सिलरी क्रच है ये डिफरेंट मटेरियल के बने हो सकते हैं, एल्यूमिनियम, स्टील। अब इसके पार्ट्स की बात करें तो एक्सिलरी क्रच के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एक्सिलरी पैड, देन हैंड ग्रिप एंड लास्ट में एक रबर फेरियूल। तो आप इस इमेज में देख सकते हो, ये एक टिपिकल डिज़ाइन है ऑफ एक्सिलरी क्रच। तो सबसे ऊपर जो आपको पार्ट दिख रहा है वो है एक्सिलरी पैड, क्योंकि ये आपका एक्सिला में लगता है जाके। नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिख रहा है जो मिडिल में है वो है हैंड ग्रिप, यहाँ पे पेशेंट अपने हाथों से इसको पकड़ता है। एंड लास्ट इज द रबर फेरियूल। एक्सिलरी पैड क्या हुआ, ये सबसे टॉप पोर्शन होता है क्रच का। नॉर्मली ये जो एक्सिलरी पैड होता है ना आपका, ये मेटल का बना होता है और इसके ऊपर कुशनिंग करी गई होती है ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एक्सिलरी पैड है ये आपकी एक्सिला में जाके फिट होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ चुभे ना, इसलिए यहाँ पे कुशनिंग कर दी जाती है अच्छे से। सो टेक्निकली स्पीकिंग, ये जो आपका एक्सिलरी पैड है ये लेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट के साथ जाके लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की जो लेटरल स्टेबिलिटी होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, और ये एक्सिला से 5 सेंटीमीटर बिलो प्लेस होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट जो आता है बच्चों वो है आपका हैंड ग्रिप। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हैंड ग्रिप वो वाला पोर्शन होता है जहाँ से पेशेंट अपने हाथों से इस हिस्से को पकड़ के एम्बुलेट करता है। ये जो हिस्सा होता है ये भी डिफरेंट मटेरियल का बना होता है, डिपेंडिंग आपका जो क्रच है वो किस मटेरियल से बना होता है, बट यूजुअली ये भी प्लास्टिक का ही बना होता है और इसके ऊपर भी कुशन मटेरियल लगाया हुआ होता है। अब ये वाला जो एरिया होता है हैंड ग्रिप वाला, ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से कोइंसाइड करता है, हिप जो फीमर बोन होती है उसका जो ग्रेटर ट्रोकैंटर होता है वहाँ से हैंड ग्रिप जो है वो अलाइन करता है। और ये जो हैंड ग्रिप है ये भी ना एडजस्टेबल होती है, इसकी जो हाइट होती है, ऊपर करना है हमें नीचे करना है, ये भी एडजस्टेबल होती है। नेक्स्ट इज द रबर फेरियूल। अब ये जो रबर फेरियूल है बच्चों ये सबसे नीचे लगा होता है। अब इसका मेन काम क्या होता है इस रबर फेरियूल का, कि ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करके रखता है कि जो आपका क्रच है वो स्लिप ना हो जाए फ्लोर के ऊपर। तो ये जो रबर फेरियूल है ये इसलिए ज़रूरी होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मेजरमेंट ऑफ एक्सिलरी क्रच। ये क्वेश्चन जो है पेपर में आना ही आना है,
और प्रैक्टिकल में भी आपको ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बोल सकता है एग्जामिनर कि आप एक्सिलरी क्रच का या तो वॉकिंग दिखाओ, एक्सिलरी क्रच के गेट पैटर्न्स दिखाओ, या फिर उसका मेजरमेंट लेना दिखाओ, या दोनों चीज़ें वो आपको दे सकते हैं। तो अगर आपको एक्सिलरी क्रच का गेट पैटर्न देखना है तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हो मेरी। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट मेजरमेंट ऑफ एक्सिलरी क्रच। तो देखो, एज अ थेरेपिस्ट हमारा ये काम होता है कि जो एक्सिलरी क्रच का मेजरमेंट हो ना वो पेशेंट के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि हर पेशेंट की जो डिमांड्स होती हैं या फिर जो हर पेशेंट का बॉडी होता है ना वो डिफरेंट होता है। किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट लंबी है ना, तो उस हिसाब से जो क्रच है उसके अंदर भी मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो मेजरमेंट जो होती है एक्सिलरी क्रच की वो हम दो तरीके से लेते हैं। पहला शूज ऑफ एंड वन विद द शू ऑन, मतलब एक में जूते पहन रखे हैं और दूसरे में जूते नहीं पहन रखे। इनमें भी लाइन और स्टैंडिंग दोनों पोजीशंस का हम यूज करते हैं। सबसे पहले आता है शूज ऑफ। शूज ऑफ में जो सुपाइन लाइन पोजीशन है बच्चों, ये सबसे एक्यूरेट होती है फॉर टेकिंग द मेजरमेंट, राइट। तो पेशेंट ने जूते उतार रखे हैं और वो सीधा लेटा हुआ है ना, तो उसमें हम मेजरमेंट कहाँ से लेते हैं? जो एपेक्स ऑफ एक्सिला है, यानी कि जो आपका एक्सिला है उसका एपेक्स होता है, आपने एक्सिला के एनाटॉमी में पढ़ा होगा। तो एक्सिला के एपेक्स से मीडियल मेलियोलस तक, वहाँ तक हम मेजरमेंट लेते हैं। तो ये किसके लिए हुआ? सुपाइन लाइन पोजीशन में शूज ऑफ का। स्टैंडिंग पोजीशन में आप कैसे मेजरमेंट लोगे कि पेशेंट बिना जूतों के खड़ा हुआ है, आपने उसके एक्सिला से 2 इंच नीचे अपना टेप लगाया, मेजरिंग टेप। उसके बाद आपने उस टेप को लिया और जो पेशेंट का फुट है, जो पेशेंट का पैर है, उसके 6 इंच आगे की तरफ और 2 इंच साइड की तरफ, वो जो पॉइंट आएगा वहाँ पे आपको पॉइंट लगा लेना है और वहाँ तक आपको मेजरमेंट लेनी है। अब आता है शूज़ ऑन, कि अब आपने पेशेंट को उसके शूज़ पहना दिए, अब आप मेजरमेंट ले रहे हो। तो ये भी हम 2 तरीके से ले रहे हैं, सुपाइन लाइन पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशन। अब यहाँ पे मेजरमेंट लेने का तरीका चेंज हो जाता है। सुपाइन लाइन पोजीशन में क्या होगा यहाँ पे कि जो मेजरमेंट है वो एपेक्स ऑफ एक्सिला के 5 सेंटीमीटर नीचे से शुरू की जाएगी और वो जो पेशेंट का हील है, जो शू का हील है, पीछे वाला पार्ट, हील वाला पार्ट, उसके 20 सेंटीमीटर लेटरली यानी कि साइड की तरफ, बाहर की तरफ हमको पॉइंट मेजर करके वहाँ पे ये पूरी मेजरमेंट लेनी होगी। स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होगा कि जो मेजरमेंट है वो सेम रहेगी एज द शूज ऑफ वाला मेथड, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि शूज ऑन और शूज ऑफ में जो स्टैंडिंग वाली पोजीशन है ना, उन दोनों की मेजरमेंट सेम रहती है, बस जो लाइन पोजीशन है शूज ऑफ और शूज ऑन की वो चेंज होती है। नेक्स्ट इज द हैंड ग्रिप मेजरमेंट। अभी तो हमने क्या किया, पूरे क्रच की मेजरमेंट ली है। अब हम हैंड ग्रिप मेजरमेंट करते हैं कि जो हैंड ग्रिप है वो किस लेवल पे आना चाहिए। जैसे हमें पता है कि ग्रेटर ट्रोकेंटर पे आना चाहिए हैंड ग्रिप का लेवल, तो उसकी हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उससे 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, और जो अल्नर स्टाइलेड प्रोसेस होता है आपके एल्बो का, उसको 20-30 डिग्री फ्लेक्स पोजीशन में रखना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम मेजर करते हैं फॉर हैंड ग्रिप मेजरमेंट। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक्सिलरी क्रच की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो ये आपका बैलेंस इंप्रूव कर रहा है, लेटरल स्टेबिलिटी दे रहा है, फंक्शनल एम्बुलेशन तो ये प्रोवाइड कर ही रहा है, बहुत इजीली एडजस्टेबल हो जाते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं और ये स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए भी इंडिविजुअल यूज़ कर सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो देखो जैसे जो पेशेंट, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो कई बार अगर पेशेंट बहुत क्राउडेड एरिया में जा रहा है तो वहाँ पे उसको एम्बुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये क्रचेस से डोनिंग डॉफिंग इनकी ईजी नहीं होती है ना। दूसरा क्या होता है कि जो पेशेंट है, अब मैंने बताया कि जो इसकी पोजीशन है वो एक्सिला में होती है ना, बट कई बार क्या होता है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द एक्सिलरी क्रच, पेशेंट जो है वो अपनी नर्व्स को डैमेज कर लेता है, जो कि एक्सिला के थ्रू पास आउट होनी होती है। इनको हम एक्सिलरी क्रच पाल्सी या फिर क्रच पाल्सी भी बोल देते हैं, तो ये भी इसका एक नुकसान होता है। तीसरा क्या है कि पेशेंट ना इनके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि अगर वो अब वैसे नॉर्मली चल भी सकता है तो भी वो नहीं चल पाएगा, क्यों, क्योंकि ही इज सो मच डिपेंडेंट ऑन दीज क्रचेस कि वो वैसे चलना ही नहीं चाहता, तो ये भी इनका एक डिसएडवांटेज होता है। नाउ नेक्स्ट आर दी एल्बो क्रचेस। अभी जो एल्बो क्रचेस हैं ये एक्सिलरी क्रच से आप इस इमेज में देख सकते हो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये ना लेस स्टेबल होते हैं देन द एक्सिलरी क्रच और ये 60% ही स्टेबिलिटी देते हैं, वेयर एज जो एक्सिलरी क्रच था वो हमें 80% स्टेबिलिटी दे रहा था, बट ये वाला 60% ही स्टेबिलिटी दे पाता है।
सो ये किन पेशेंट के लिए रेकमेंड होगा, जिनकी जो इंस्टेबिलिटी है या फिर जो स्टेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक्सिलरी क्रच हम किनको दे रहे थे, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ही इंस्टेबिलिटी थी, वो बिल्कुल भी अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे चलते टाइम। बट यहाँ पे पेशेंट के अंदर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भी है और थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी भी है, तो इन पेशेंट्स को हम एल्बो क्रचेस देते हैं। नाउ द पार्ट्स ऑफ एल्बो क्रच। अब एल्बो क्रच के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, फॉरआर्म कफ, सिंगल अपराइट, हैंड पीस एंड रबर फेल्यूल। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो, सबसे ऊपर है आपका फॉरआर्म कफ, देन इज द हैंड पीस एंड द लास्ट इज द रबर फेल्यूल। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉरआर्म कफ की। तो ये मेटल का बना होता है और इसके ऊपर भी कुशन मटेरियल लगा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का हैंड आता है ना, तो उसको अच्छे से सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे कुशन मटेरियल लगाया जाता है। ये वाला जो फॉरआर्म कफ होता है, इट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द एल्बो जॉइंट, यानी कि आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये फॉरआर्म कफ के ऊपर प्लेस होता है। सिंगल अपराइट। अब सिंगल अपराइट का यहाँ पे क्या काम है, ये एडजस्टेबल क्लिप्स होती है, प्रेस क्लिप्स होते हैं, जिनको आप एडजस्ट करके ना जो क्रच की हाइट है उसको मेंटेन कर सकते हो। तो ये प्रॉक्सिमल एडजस्टेबल क्लिप्स भी होती हैं और डिस्टल एडजस्टेबल क्लिप्स भी होती हैं। जो प्रॉक्सिमल क्लिप्स होती हैं आपकी, वो जो फॉरआर्म कफ है उसकी हाइट को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, और जो डिस्टल प्रेस क्लिप्स होती हैं वो आपकी जो क्रच की हाइट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज द हैंड पीस। हैंड पीस का क्या काम होता है, तो हैंड पीस भी देखो हमारी हैंड की ग्रिप के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये कहाँ प्लेस होता है, अब जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एडजस्टेबल क्लिप्स थी ना, उनके बीच में आपको ये हैंड पीस देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी जो हैंड पीस है ये किसके साथ अलाइन होता है, विद द ग्रेटर ट्रोकैंटर। नेक्स्ट इज द रबर फेल्यूल। तो जो काम एक्सिलरी क्रच में रबर फेल्यूल का था, यहाँ पे भी वही काम है, क्या कि ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है और पेशेंट को ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करता है व्हाइल ही इज एम्बुलेटिंग। अब इसकी भी मेजरमेंट हमें पढ़नी ज़रूरी है। अब इसकी मेजरमेंट कैसे होती है, तो जो आपका एल्बो है वो 20 से 30 डिग्री फ्लेक्शन में रहता है। इस पोजीशन में आप जो अल्नर स्टाइलर प्रोसेस होता है वहाँ पे अपना पॉइंट मार्क करते हो, और दूसरा पॉइंट आप कहाँ मार्क करते हो, 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील ऑफ द शू और द फुट, है ना। तो ये आप शूज़ के साथ भी ले सकते हो और विदाउट शूज़ भी ले सकते हो, दोनों में ही आपको 20 सेंटीमीटर लेटरल एक पॉइंट मार्क कर लेना है। दूसरा पॉइंट आपका कहाँ था, अल्नर स्टाइलर प्रोसेस पे, जब आपका एल्बो 20 से 30 डिग्री फ्लेक्शन में है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस मेजर करते हो और वो हो जाता है आपका एल्बो क्रच की मेजरमेंट। द लास्ट वन आर द फॉरआर्म क्रचेस। तो फॉरआर्म क्रचेस को भी हम दूसरे नामों से जानते हैं, जैसे कि लॉफ्ट्रैंड, कैनेडियन एंड गटर क्रचेस। तो ये मेटल के ही बने होते हैं। अब इनके पार्ट्स की बात करते हैं कि फॉरआर्म क्रच के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला फॉरआर्म पैड होता है विद अ सपोर्टिंग स्ट्रैप, एडजस्टेबल हैंड पीस और रबर फेल्यूल। तो अब अगर आप देखोगे ना कि हर क्रच का ना बेसिक वही डिज़ाइन है, सब में एक ऊपर पैड होता है, एक्सिलरी या फॉरआर्म जहाँ वो प्लेस हो रहा है, एक हैंड ग्रिप है और लास्ट में रबर फेल्यूल, तो सब में है ही। तो ओवरऑल सबका जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एडजस्टेबल हैंड पीस है, देन देयर इज फॉरआर्म पैड विद सपोर्टिंग पैड एंड लास्ट में एंड में है आपका रबर फेल्यूल। तो ये वाला जो क्रच है ये आप प्रॉक्सिमली और डिस्टली दोनों तरफ से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो प्रॉक्सिमली जब आप एडजस्ट करते हो तो जो आपका फॉरआर्म कफ है उसकी जो हाइट है या उसकी जो पोजीशन है आप उसको वेरी कर सकते हो, और डिस्टली जो ओवरऑल क्रच की हाइट है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब ये वाले तरीके के जो क्रचेस होते हैं ना, ये यूजुअली हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर उन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि ना वेट है वो अपने हाथों के थ्रू नहीं ट्रांसफ़र कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर किसी के रिस्ट में फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है तो उसकी हैंड ग्रिप इतनी मजबूत नहीं होगी, तो उसको अपना जो सारा वेट ट्रांसफ़र है वो कहाँ से देना पड़ेगा, फॉरआर्म के थ्रू ही देना पड़ेगा, क्योंकि हाथों में तो उसकी प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ से उसकी वेट बेयरिंग हो जाती है थ्रू फॉरआर्म। अब इसकी हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो इसकी मेजरमेंट लेने का ये तरीका होता है कि इसकी मेजरमेंट भी हम 2 तरीके से लेते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में और लाइन पोजीशन में। स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है, द मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम द एल्बो टू द फ्लोर, यानी कि एल्बो और फ्लोर के आप पूरा मेजर कर लेते हो क्या डिस्टेंस है। दूसरा आता है लाइन पोजीशन में। तो लाइन पोजीशन में क्या होता है कि जो आपका एल्बो है वो फ्लेक्स रहता है, उस पॉइंट जहाँ से आपका एल्बो फ्लेक्स है, ये वाला पॉइंट जो ओलेक्रानॉन प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ फ्लेक्स्ड एल्बो, वहाँ से आप 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील
विथ शूज़ ऑन। यहाँ पे देखो स्पेसिफाई किया गया है शूज़ ऑन, यानी कि जूते पहन के ही आपको मेजरमेंट लेनी है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ आपका ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, जहाँ पे आपका एल्बो है वो फ्लेक्स रहेगा, और दूसरा पॉइंट कहाँ हुआ 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस मेजर करते हैं जब हम लाइन पोजीशन में मेजरमेंट ले रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये वाले जो क्रचेस होते हैं ना, ये बहुत इजीली एडजस्टेबल हो जाते हैं, प्लस इनकी डॉनिंग एंड डॉफिंग भी इजी रहती है, तो आप इनको इजीली क्राउडेड एरिया में भी ले जा सकते हो। जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल करता है जैसे स्टेयर क्लाइंबिंग एक्सेट्रा, वो भी इसके थ्रू बहुत इजी हो जाती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो कर्व्स होते हैं ना फॉरआर्म क्रचेस के, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको रिमूव करना, तो यहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे जैसे एक्सिलरी क्रचेस में तो हमें लेटरल स्टेबिलिटी भी मिल रही थी, क्यों, क्योंकि वो पूरा एक्सिला तक आ रहा था, बट यहाँ पे क्या होता है ना कि जो पेशेंट को है लेटरल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। अब यहाँ पे पेशेंट को इतनी लेटरल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरी बार तो होता ही नहीं है। एंड द लास्ट वन कि जो पेशेंट है वो इन क्रचेस के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ क्रचेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।